इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की दिल्ली कमेटी ने जो संवाद का श्रृंखला शुरू किया है उसमें ये दूसरा भाग है जिसमें कि महिलाओं के काम की जगह पर जो समस्याएं हैं उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो ये सवाल तो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, क्योंकि श्रमिक महिला से लेकर सफ़ेद पोश महिला बाहर निकलना काम करने के लिए उसी के अंदर इतनी समस्याएं होती हैं, तो रास्ते में इतनी समस्याएं होती हैं काम की जगह जाने के लिए, काम की जगह से वापस आने के लिए। तो ये सारा छोड़कर राष्ट्रीय कमेटी इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस पिछली साल अप्रैल में हुई थी और उसमें से जो मज़दूरों के लिए आह्वान हमने घोषित किया उसको आधार बनाकर आज बातचीत करते हैं। और उसके अंदर जो श्रमिक महिलाओं के सामने समस्याएं हैं उसको दो भागों में हमने बातचीत की है। उस पर एक भाग है कि मज़दूरों का अस्तित्व मिलना, न्यूनतम वेतन और कानूनी अधिकार जैसे ईएसआई, पीएफ, क्रैश, समान काम समान वेतन, ये पूरा दायरा। और दूसरे तरह के जो सवाल हैं वो हैं साफ़ बाथरूम से लेकर कार्यस्थल पर सुरक्षा, जिसका सबसे मुख्य पक्ष है यौन उत्पीड़न का सवाल। तो दोनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर बातचीत करते हैं। जो पहला भाग है, जो पहली 5-6 सवाल रखे हैं, उसमें आशा और आंगनबाड़ी, लगभग 40 लाख औरतें हैं मिड डे मील वर्करों के साथ पूरे भारत में। इनको तो मज़दूरों की अहमियत ही नहीं दी जाती। इनको, आशा वर्करों को तो कहा जाता है कि ये स्वेच्छा से काम करने आती हैं, वैसे ही सिर्फ फिर खुद ही चली आती हैं काम करने, और इनको कोई नियमित वेतन दोनों सेक्शन में नहीं मिलता। न्यूनतम वेतन से जो पैसा इनको मिलता है आंगनवाड़ी को, उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, और आशा वर्कर को तो स्टाइपेंड मिलता है कुछ 2,000-2,500 रुपये, और बाकी इनको सारा पैसा एक परसेंटेज के तौर पे मिलता है वो जो काम करती हैं उसके अंदर से। पर ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन कामगारों के कंधे पर चढ़कर भारत पोलियो फ्री हो गया है। तो ये एक दर्जा है। दूसरा है कि न्यूनतम वेतन, ईएसआई, पीएफ और समान काम समान वेतन। ठेका कर्मचारी और कुछ अन्य कर्मचारी, इसमें औरतों को पुरुषों के जैसे मिनिमम वेज ज़रूर मिल जाता है, परंतु उसी पोस्ट पर काम करते हुए पक्के कर्मचारी का 1/3 या 1/4 होता है इनका वेज। ये एक सवाल है। उसके अलावा प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हुए औरतें, निर्माण मजदूरी में काम करती हुई औरतें, इन औरतों के लिए तो जो दूसरा सवाल है वो ये है कि उसी पद पर काम करते हुए जो पुरुष कर्मचारी हैं उससे कम वेतन इनको मिलेगा। दिल्ली के अंदर हमारे सह संगठन ने एक सर्वे किया था कुछ औद्योगिक इलाकों में, जिसमें कि औरतों ने बताया कि 2,000-1,000 कम पैसा मिलता है। और जहाँ पर समान वेतन तो चलो परमानेंट वर्कर के जितना नहीं मिलता, पर मर्द और औरत को जैसे समान मिल जाता है, जैसे सेवा क्षेत्र में, अस्पतालों में, टीचरों में, अन्य क्षेत्रों में, वहाँ पर छोटी छोटी प्रमोशन उसका जहाँ सवाल आता है, जैसे मानो सफाई कर्मचारी से सुपरवाइज़र बनना, उसमें पुरुषों को आगे निकाल देते हैं और औरतों को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा है। उसके बाद आएंगे ईएसआई और पीएफ के सवाल पर, और साथ जुड़ी हुई क्रैश का सवाल। ईएसआई का जो सवाल है, ये मजदूर आंदोलन के द्वारा ऐतिहासिक तौर पर मज़दूरों के लिए छीना गया एक अधिकार है, और ईएसआई से वंचित करना महिला मज़दूरों को, इसमें दो चीज़ होती है। एक तो कि औरत पैसे से इलाज तब कराती है जब बिल्कुल वो उठकर काम ही ना कर पाए, नहीं तो घर के सारे दूसरे ज़रूरतें प्रधान लेती हैं उसके अपनी तबीयत के ऊपर। और दूसरा है कि इससे मातृत्व अवकाश और मातृत्व अवकाश के लिए पेमेंट से औरतें वंचित हो जाती हैं। अब जैसे ठेका वगैरह के कर्मचारी हैं,
उनमें भले ही हम ईएसआई लागू भी करवा लें लड़ झगड़ कर, पर क्योंकि वो टिकती नहीं है उतनी देर तक, इसलिए टेम्प्रेरी ईएसआई कार्ड के ज़रिए मातृत्व अवकाश के अधिकार से वो वंचित रह जाती हैं। बाकी आशा, आंगनवाड़ी जो कि खुद हेल्थ से जुड़ी हुई सेवाएं प्रदान करती हैं, जो निर्माण मजदूर हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर औरतें हैं जिनको कि ईएसआई नहीं मिलता, ये सारी वंचित होती हैं ईएसआई की सुविधा से। पीएफ औरतों को एक निजी पैसे बचाकर रखने का अधिकार देता है, और इसका क्या महत्व है मैं एक छोटी सी घटना से बताती हूँ कि बेंगलुरु आज से 7-10 साल पहले, 8 साल पहले शायद, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये घोषित किया, अरुण जेटली थे वित्त मंत्री, उन्होंने घोषित किया कि पीएफ से फंड से पैसे निकालने के रूल में कुछ बदलाव किए, जिससे कि ज़्यादा इंदौर में जो टेक्सटाइल मिलों में महिलाएं काम करती थीं, वो छोटे छोटे और बड़ी कंपनियों में भी 8,000 से 6,000 7,000 में काम कर रही थीं, पर उनको पीएफ का अधिकार था। और वो निकल कर बाहर, और 2 दिन उन्होंने पूरा बेंगलोर की सड़कों को जाम कर दिया, आईटी कंपनियां वगैरह सब रुक गई। उनका कहना क्या था? उनका कहना ये था कि ये जो पीएफ है, इसके पैसे पे मेरा अधिकार है। मेरे मायके के अंदर मेरी माँ बीमार पड़ती है, मेरी बहन को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं बिना ससुराल को पूछे, मैं बिना परिवार घर के अंदर बात करे अपना पैसा निकाल कर उनको मदद कर सकती हूँ। यही अधिकार छिन गया तो इतने थोड़े पैसों के लिए नौकरी करने के लिए मेरे को क्या फ़ायदा? और आंदोलन की ताकत ये होती है कि इनके 2 दिन इस तरह से बेंगलोर को जाम करने के बाद भारत सरकार को ये रूल्स के अंदर प्रस्तावित बदलाव को वापस लेना पड़ा। तो आंदोलन की ज़रूरत को देखते हुए इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी ने अपने राष्ट्रीय अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस में आह्वान ये किया है कि ईएसआई पीएफ वाली सुविधाओं के लिए मजदूर आंदोलन को लड़ना चाहिए, और महिलाओं को हमें संगठित कराकर इन सवालों के ऊपर हमें लड़ाई लड़नी चाहिए कि ईएसआई और पीएफ तमाम महिलाओं के लिए लागू हो। वो तुम उसको असंगठित बोल दो, उसको कुछ और बोल दो, परंतु उसको तुमको ईएसआई और पीएफ देना पड़ेगा। इसी के साथ जुड़ा सवाल है क्रैश का सवाल। क्रैश का कानून ऐसा कानून है कि 4 लेबर कोड क्या आए उसके, या उनका डर क्या आया कि उसके सामने हम अपने कानूनी अधिकार ही भूल गए हैं। क्रैश का, महिला मजदूर काम करती हैं, वहाँ क्रैश का प्रावधान होना चाहिए। संस्थानों के अंदर, फैक्ट्री इलाकों के अंदर ये प्रावधान कहीं नहीं होता, और विशेषकर निर्माण उद्योग के अंदर ये प्रावधान है कि जहाँ औरतें काम कर रही हैं, बड़ा नंबर काम कर रहा है, निर्माण इलाके के पास क्रैश की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कहीं नहीं कानून लागू होता है। ये सारे सवाल ये महिला मजदूरों के सवाल हैं। एक दूसरा जो बहुत बड़ा भाग मैंने बताया वो है कि काम की जगह पर यौन उत्पीड़न, विशेषकर उनसे जो महिला से सीनियर है, वो सुपरवाइज़र से लेकर, मैनेजर से लेकर सीईओ और डायरेक्टर इस संस्थान का हो सकता है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादातर सफ़ेद पोश पेशे में हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर लड़ जाते हैं इस पे, वकील लड़ जाते हैं इस पे, पर ये सच बात नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर ये जानिए कि 3 महीने 9 अगस्त जिस दिन बंगाल में एक डॉक्टर को अपने कार्यस्थल पर उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या कर दी गई थी, 9 अगस्त से 9 नवंबर 3 महीने के अंदर 3 बड़े केस ऐसे कार्यस्थल पर औरत के साथ यौन उत्पीड़न के, एक उस डॉक्टर का, दूसरा अयोध्या के अंदर एक सैनिटेशन वर्कर का सामूहिक बलात्कार, 18 साल की लड़की थी। वो केस भी तब दर्ज हुआ जब सारी महिला संगठनों ने एक साथ आकर आंदोलन किया। और तीसरा, हेमा कमीशन रिपोर्ट की घोषणा। ये केरला की कमीशन की रिपोर्ट है जिसको केरला में संसदीय वाम सरकार दबा रही थी, पर उसको आरटीआई से उसका बहुत बड़ा भाग घोषित किया गया। ये रिपोर्ट है सिनेमा इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न की, और ये इसने स्टडी किया है कि कामगार से लेकर नायिका तक, यानी कि कैमरा प्रोडक्शन में लगी औरतें, सफाई कर्मचारी जो कि प्रोडक्शन साइट पे काम करती हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स से लेकर नायिका तक। और उन्होंने कहा, ये निष्कर्ष निकाला
कि हर स्तर पर यौन उत्पीड़न एक सच्चाई है। इसी तरह से दिल्ली के अंदर भी हमारी कामगार औरतों के बीच में यौन उत्पीड़न एक सच्चाई है। ठेका कार्य में विशेषकर पोस्टिंग के लिए, वेतन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये छोटी मोटी छेड़खानी से लेकर गंभीर उत्पीड़न की घटनाओं में तब्दील होता है, जो कि उजागर नहीं होता 2 कारणों से। एक, नौकरी की ज़रूरत, और दूसरा, हमारे संगठन, हमारे यूनियनें ये माहौल शायद नहीं पैदा कर पाई हैं कि औरतें लाज और शर्म ना महसूस करके इसको एक अपमान के तौर पर लेकर इसको सामने ला पाएँ। और शायद हम यूनियनों की तरफ से उनके परिवारों के साथ हस्तक्षेप कर ये अधिकार उनको नहीं दे पाते कि इस सवाल को वो लड़ें। दिल्ली के अंदर हमने हमारे सह संगठनों ने जो केस लड़े हैं, लाइब्रेरियन के साथ छेड़छाड़ सीनियर लाइब्रेरियन से, डीटीसी के अंदर डिपो के अंदर छेड़छाड़ सीनियर सुपरवाइज़र से, और ख़ुद जो इफ्टू ने एक केस लड़ा था, एक महिला नर्स एक अस्पताल के अंदर जहाँ पर श्रमिक और नर्सें एक ही यूनियन में थी और वो यूनियन हमसे एफिलिएटेड थी। उसकी लड़ाई हमने लड़ी, जिसमें कि सिर्फ इतनी बात को लागू करवाने के लिए कि आरोपी को तबादला तब तक कर दिया जाए जब तक कि इंक्वायरी ख़त्म नहीं होती है। और इतनी सी बात मनवाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के तमाम कर्मचारी यूनियनों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, तब हम इतनी सी बात लागू करवा पाए। तो इस पूरे बात का निष्कर्ष ये है कि आंदोलन से ही हल निकलता है। और दिल्ली राष्ट्रीय इफ्टू कमेटी की ओर से हमने बहुत सारे छोटे छोटे कदम सुझाए हैं इस अपनी सारी कमेटियों के लिए, जिससे कि एक हम जो नेतृत्वकारी महिलाएं हैं उनको मदद कर सकें कि वो कमेटियों में रहें और एक्टिव रहें, हम महिलाओं को संगठित कर सकें और हमारी कमेटियां ऐसी हों जिसके अंदर महिलाओं की भागीदारी हो सके। तो साथियों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि ये मज़दूर आंदोलन को विकसित करने में मददगार है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आपके स्क्रीन पर आइकॉन आएगा इसका, और इस पर आप अपने कमेंट लिखिए। और इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म कर लाल सलाम। धन्यवाद साथियों।